जी गुड मॉर्निंग इंडिया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया था कोस्ट ऑडिट के बारे में। क्या हाल चाल है सब लोगों के? शुरू करें क्लास। ऑल आर रेडी? आयुषी, पूजा गुड मॉर्निंग, जवान, सौरभ गुड मॉर्निंग। सो कोस्ट ऑडिट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था और इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना था। टोटल 15 चैप्टर पढ़ने बच्चों। एक अलग से कॉपी लगानी है आपको, नोट्स आपको प्रिंट कराने हैं, मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव वगैरह जान लिए थे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। फिर हमारा मुद्दा था ये 24 नाम अपने को याद रखने थे, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम याद रखने हैं बच्चों। सम कॉमन पॉइंट्स। चलो आज से अपना जो फुल फ्लेज टॉपिक है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो अपना स्टार्ट होने वाला है। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। देखो भाई लोगों, कल एक बारे में बात बताई थी आपको, जॉब कोस्टिंग के बारे में एक बात चल रही थी हमारी। अब जॉब कोस्टिंग के बारे में एक बात चल रही थी तो हमने कहा था कि जॉब कोस्टिंग के अंदर सबसे पहले जो फॉर्मेट होता था, जो अपन इंटर में पढ़ के आए हैं बच्चों, वो डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसका प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऑफिस ओवरहेड, फिर शोरूम ओवरहेड और उसके बाद में टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मेट अपना चलता था। अब कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको क्या बताता है? कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 मुद्दों को डील करता है, 24 तरह की कॉस्ट को डील करता है, 24 तरह के आइटम इसमें 24 तरह के जो मुद्दे हैं वो इसके अंदर डील होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्ट मटेरियल की बात, तो डायरेक्ट मटेरियल में कोस्ट शीट में कौन कौन से डायरेक्ट मटेरियल जोड़े जाएंगे, कौन कौन से नहीं जोड़े जाएंगे, इसके बारे में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में बातें लिखी गई। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि ट्रेडिंग पी&एल बनाने के लिए बच्चों, ट्रेडिंग पी&एल बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा जाता है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन उसमें AS2 फॉलो करते हैं, या कॉस्ट प्राइस या NRV विच एवर इज लोअर फॉलो करते हैं। इसी प्रकार कोस्टिंग के अंदर जो है बच्चों, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस मुद्दों को डील करते हैं कि कोस्ट शीट जब आप बनाओगे तो उसमें कौन कौन से खर्चे शामिल होंगे और कौन कौन से खर्चे शामिल नहीं होंगे। इसके बारे में हमको 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। लेकिन सभी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ बातें कॉमन हैं। उन कॉमन बातों को मैं सबसे पहले लिखवा रहा हूं आपको, ताकि हर कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में उन कॉमन बातों को लगाया जा सके। 24 के 24 कोस्ट अकाउंटेंट में तो नहीं है, लेकिन 20 से 21 के अंदर ये कॉमन बातें हैं सबके अंदर। ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आता है लिखने का 5 से 8 नंबर का, उसके अंदर आपको लिखनी होती है। एक छोटी सी बात मैंने कल आपसे पूछी थी, अगर आपको याद हो, बताइए बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट मान लीजिए मेरा फर्नीचर बनाने का काम है, सुनना मेरी बात को, फर्नीचर बनाने का काम बच्चों, मैं ट्रक में लकड़ी लेके आया, लकड़ियां थी बच्चों 1000 रुपए की, ट्रक का जो किराया था वो था 200 रुपए ट्रक का किराया था, लेकिन ट्रक ने रेड लाइट क्रॉस कर दी, चालान कट गया बच्चों 500 रुपए का। मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में सिर्फ 1200 रुपए लिखूं या 500 रुपए जोड़ के लिखूं? क्या ख्याल है? मुझे फर्नीचर बनाना है, उसके लिए मैं लकड़ी लेके आया बच्चों 1000 रुपए की ट्रक में डाल के, 200 रुपए ट्रक वाले का किराया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, रेड लाइट क्रॉस कर दी बच्चों, चालान कट गया 500 रुपए का, तो डायरेक्ट मटेरियल में कितने रुपए लिखे जाएंगे? सर डायरेक्ट मटेरियल में कॉस्टिंग में सिर्फ 1200 रुपए ही लिखे जाएंगे। 1200 रुपए लिखे जाएंगे बच्चों। 1200 ही क्यों लिखे जाएंगे? ये 500 क्यों नहीं लिखे जाएंगे? 500 क्यों नहीं लिखे जाएंगे? इसके बारे में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है नंबर 6, बोलता है एनी फाइन पेनल्टी डेमरेज चार्जेस वो कोस्टिंग का पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो अबनॉर्मल नेचर के एक्टिविटीज हैं, ये नॉर्मल नेचर की एक्टिविटी नहीं है। तो आप कस्टमर के बिल में उतना ही पैसा जोड़ेंगे जितना पैसा कस्टमर से जायज तौर पे वसूला जा सके, आप उसकी कॉस्ट को 500 रुपए जोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार बच्चों, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर काम करती है, मैं उनको लेबर को एक फर्नीचर बनाने के लिए, मैंने कहा भाई एक टेबल बनाने के लिए मैं अपनी लेबर को 500 रुपए देता हूं बच्चों, 500 रुपए देता हूं लेबर को। लेकिन क्या हुआ बच्चों, मेरे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया लेबर के साथ में, और उसने एक्सीडेंट के बाद उसका हाथ टूट गया बच्चों, हैंडीकैप हो गया, और उसने मेरे पर कोर्ट में केस कर दिया बच्चों। इस एम्प्लॉय ने कोर्ट में केस कर दिया, मुझे बच्चों कोर्ट में केस करने के बाद में 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ गया। बताइए बच्चों, क्या ये 5 लाख का कंपनसेशन है, ये कॉस्ट शीट के अंदर जोड़ दें? क्या प्रोडक्ट बनाने की लागत में जोड़ दें? क्या ख्याल है? नहीं जोड़ सकते हैं। इसके बारे में भी हमको कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताता है।
ओके, तो इस बारे में कुछ कुछ मुद्दे हैं जो अपने को कॉस्ट शीट में नहीं ऐड करने होते, उन सब के बारे में एक लिस्ट बनवाऊंगा मैं, 6-7 पॉइंट है कॉमन से, उन कॉमन पॉइंट को सभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है। जब वो मटेरियल की बात करेगा तो वो कॉस्ट मटेरियल से कनेक्टेड होंगी, जब वो लेबर की बात करेगा तो लेबर से, एक्सपेंसेस की बात करेगा एक्सपेंसेस से, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, शोरूम ओवरहेड, जिससे भी बात करेगा उसी के संदर्भ में अपने को बात कह देनी है। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट देखिए आपके नोट्स के अंदर, इन सभी मुद्दों को डील करने के कुछ पॉइंट्स हैं। तो सम कॉमन पॉइंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ कॉमन पॉइंट होंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर एक के अंदर अपने को अप्लाई करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मार्क करा के चलूंगा, उतनी ही बातें याद रखनी है, यहाँ पे मैंने पूरी कंसेप्चुअल बातें लिखी हुई है। देखो कॉमन पॉइंट में बच्चों ये है कि जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो डिवाइडेड इन 9 पॉइंट्स, उसमें 9 पॉइंट आते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है तो उसमें 9, आप ये मान लीजिए 9 सेक्शन है। जैसे इनकम टैक्स के सेक्शन होते हैं, फैक्ट्री एक्ट के 10 सेक्शंस होते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी 9 पॉइंटों में बांटा गया है। ठीक है, उन 9 पॉइंट में से कुछ कॉमन पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहले मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना नाम बताएगा और वो किस चीज में डील करता है उसके बारे में बताएगा। तो सब्जेक्ट मैटर इन विच कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 का मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द मटेरियल कॉस्ट। 7 के बारे में बात करना है तो मैं लिखूंगा दिस कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द लेबर कॉस्ट। 10 के बारे में बात करनी है तो दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द डायरेक्ट एक्सपेंस। ये पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट होगा सभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ये एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज्यादा नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में इतना। ठीक है, दूसरा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है, डिस्क्राइब करिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर 6 या 7 या 8 या 9 या 10। तो उस केस में हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, सब लोग एक तरीके से अपनी कॉस्ट शीट बनाएं, एक तरीके से अपने कॉस्ट का ट्रीटमेंट करें और कंसिस्टेंसी और उसी तरीके से बनाते रहें। एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द, और अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करें। कौन सी कॉस्ट को? अगर मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ओवरहेड के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। कहने का मतलब हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग उस कॉस्ट को वैसे ही डील करें जैसे सब लोग डील करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था बच्चों कि एक लाल रंग की किताब होती ना, पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए बही बोलते थे जिसको। क्या बच्चों एक बही दूसरे वाले आदमी को समझ में आ जाती थी क्या? कल हमारी बात हुई थी। क्या वो सब लोग यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करते थे क्या? क्या सभी लोग अपने अकाउंट्स का डेटा एक जैसा बनाते थे क्या? नहीं बनाते थे। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आया, ट्रेडिंग का फॉर्मेट आया, ताकि सब लोगों को यूनिफॉर्मिटी से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आदत पड़ जाए। इसी प्रकार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी लोग एक जैसे कॉस्ट शीट बनाने लग जाएं, एक जैसी कॉस्ट शीट में कॉस्ट का ट्रीटमेंट करने लग जाएं। तो इस बात को कॉस्ट ऑडिट की भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इस बात को ऐसे लिखा जाएगा, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे के सारे खर्चे। ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है मैंने। जिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कहा जाए उस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यहाँ ब्लैंक स्पेस पे उसका नाम लिख देना है, नाम लिख देना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जी स्कोप के बारे में बताएगा। हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने स्कोप के बारे में बताएगा। स्कोप के बारे में कैसे बताएगा बच्चों? बोलेगा दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाई दैट इट शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट। ये अप्लाई किया जाएगा कॉस्ट शीट बनाते समय। और विच रिक्वायर, जहां पे कॉस्ट को क्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है कि फिक्स है, डायरेक्ट है कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है, इंप्यूटेड है कि संक कॉस्ट है, टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में बताएगा। दूसरा ये बताएगा कि कॉस्ट शीट में उसको प्रेजेंट कहां करना है। प्रेजेंट कहां करने का मतलब है उसको कॉस्ट शीट में आप कॉस्ट शीट में है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाएंगे, ऑफिस ओवरहेड का पार्ट बनाएंगे कि शोरूम का, मतलब कोई भी खर्चा है वो कौन से एलिमेंट में, कौन से सेगमेंट में लिखा जाएगा, इसके बारे में भी हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा हमको कि कोई खर्चा है वो कॉस्ट शीट में किस सेगमेंट में लिखना है। और फिर डिस्क्लोज भी करके बताएगा। डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट मतलब
अगर फॉरेन एक्सचेंज में खर्च किया है तो कितना रुपया खर्च किया है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। रिलेटेड पार्टी से अगर ट्रांजैक्शन करी है तो कितने रुपए की करी है, इन सारी बातों के बारे में भी हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेगा। तो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप यही रहने वाला है, सभी के सभी का कॉस्ट। तो ये लाइन एज इट इज याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर लेंगे। एग्जाम में इन दोनों बातों में से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए ऑब्जेक्टिव बताइए, स्कोप बताइए 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 पैकिंग कॉस्ट का, 10 का डायरेक्ट एक्सपेंस का, इनके ऑब्जेक्टिव स्कोप बताइए। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये वाली लाइन लिखनी है और स्कोप में ये वाली लाइन लिखनी है। इसके अंदर ब्लैंक स्पेस है एक, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाए उसका उसमें नाम लिखना है। तो आप आपके पास में अगर नोट्स हैं तो इसको मार्क कर लीजिएगा बच्चों, यहां से आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है। ये 2 पॉइंट, इंट्रोडक्शन वाला नहीं बनता है। ओके जनाब। फिर बच्चों हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ डेफिनेशंस होती हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट पढ़ते हैं तो फैक्ट्री एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है। इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है, और आप फर्म की डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, वो भी हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। क्या क्या बताता है बच्चों डेफिनेशन में, ये हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग मिलेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें पूछेगा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, अबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, इन बारे में डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी जाएगी। उनको बारे में ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके बारे में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है डेफिनेशंस। नेक्स्ट आता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 बार मार्क कर लीजिए भाई, ये इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कितने रुपए की कॉस्ट शीट में लिखी जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसे अभी हम कॉस्ट शीट का जिक्र कर रहे थे तो मटेरियल में ये 500 रुपये नहीं आएंगे, लेबर में वो 5 लाख रुपए का जो कोर्ट में कंपनसेशन था वो नहीं आएगा। इनके बारे में बताना कॉस्ट शीट में, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। पैसे को मेजर कैसे करेंगे, कितनी कॉस्ट लगी है इसको मेजर कैसे करेंगे। इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई करने हैं। आइए जवान देखते हैं कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको कॉस्ट शीट में शामिल किया नहीं जाएगा। तो इसके अंदर मैंने लिखा किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट निकालते समय, जैसे मटेरियल कॉस्ट निकालते समय, लेबर कॉस्ट निकालते समय, ओवरहेड कॉस्ट निकालते समय, कौन कौन से कॉस्ट एलिमेंट को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल किया जाएगा और कौन कौन से कॉस्ट एलिमेंट को प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। 2 बातें बतानी है। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया था ना कि वो ट्रक वाले का फाइन, पेनल्टी, डैमरेज चार्जेस हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में हमको हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताएगा कि कौन सी कॉस्ट शामिल करनी है और कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं करनी है। ओके बच्चों, आइए जनाब कौन कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं करनी है उसके बारे में कुछ 6-7 पॉइंट हैं। लेकिन इस पॉइंट को पढ़ाने से पहले मैं आपसे जॉब कॉस्टिंग वाले पे वापस चलूंगा क्योंकि ये सारा कनेक्शन उसी के साथ में है। अच्छा बच्चों, आप फाउंडेशन में जॉब कॉस्टिंग पढ़ते थे 20 नंबर में, और आप इंटर में जॉब कॉस्टिंग का पूरा एक चैप्टर था अपना, इंटर के अंदर भी फाउंडेशन में भी पढ़ते थे आप, इंटर में भी पढ़ते थे। एक बात बताओ, मैं एक लिस्ट बनवाता था आपसे कॉस्टिंग के अंदर, फाउंडेशन में भी बनवाई थी, इंटर में भी बनवाई थी, और उसका मैं ऐसे लिखवाता था कॉपी के अंदर, एक पॉइंट लिखवाता था मैं कॉपी के अंदर। जो बच्चे पढ़े हुए बताना, कैन वी ऐड ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, ऐसा एक क्वेश्चन लिखवाता था मैं, ध्यान है क्या आपको? कैन वी ऐड ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। फिर मैं उसमें लिखवाता था आंसर में, नो वी कैन नॉट ऐड ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, ओनली नॉर्मल कॉस्ट, ऐसे लिखवाता था मैं, नॉर्मल कॉस्ट इज एडेड इन कॉस्ट शीट। फिर एक लिस्ट बनवाता था, ध्यान हो तो आपको, एनी फाइनेंस कॉस्ट, उसमें ब्रैकेट में लिखवाता था मैं कैश डिस्काउंट
और लिखवाता था मैं आपको एक इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैं एक पार्ले जी का एग्जाम्पल देता था, ध्यान हो तो आपको, और मैं आपको ऐसे पूछता था बच्चों बताना कि पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए में बिकता है, तो उसके बनाने की कॉस्ट मान लीजिए 4 रुपया है और 1 रुपया प्रॉफिट है, ये उसकी कॉस्ट है और 1 रुपया प्रॉफिट है। लेकिन बताओ बच्चों, पार्ले जी कंपनी अगर लोन ले लेगी, कोई भी लोन के बदले 5,000 करोड़ का लोन ले लिया और इंटरेस्ट पे कर रही है, तो क्या पार्ले जी बिस्किट महंगा हो जाएगा क्या? यस और नो? ऐसे अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है तो फाउंडेशन इंटर में बताओ बच्चों, पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए का बेचती है, पार्ले जी कंपनी लोन ले लेती है, कोई लोन के बदले इंटरेस्ट पेमेंट करती है और इंटरेस्ट का पेमेंट बहुत भारी भरकम करती है, तो क्या पार्ले जी 5 की बजाय 7 का कर दें क्या? प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दें क्या? यस और नो? क्या ख्याल है आपका? नहीं सर, नहीं बढ़ाएंगे। इसी बात को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते। वो कॉमन खर्चे हैं, जैसे मैं मटेरियल उधार पे लाया, मटेरियल उधार पे लाया तो लोन पे लाया, उसको पेमेंट करने में इंटरेस्ट लग रहा है, तो फाइनल वो फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी, वो कॉस्टिंग में नहीं आएगी। समझ में आई बात यहां तक? तो अब अपने को कुछ पॉइंट ऐसे पढ़ने हैं बच्चों जो अपने को ये बताना है कि ये कॉस्ट शीट में शामिल नहीं होगी। पहला मुद्दा था अबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम, अबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्ट में नहीं आएगी। जैसे मटेरियल का एक्सीडेंट हो जाए, तो मटेरियल आग लग जाए मटेरियल में, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, तो क्या अपना पार्ले जी बिस्किट महंगा कर दें क्या? बताओ जनाब। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे अबनॉर्मल रीजन होते हैं बच्चों। आप लोग खुद बता दो मेरे को, पार्ले जी कंपनी अपनी 5 रुपए में बिस्किट बेचती है, अगर पार्ले जी कंपनी में 5 करोड़ रुपए का माल चोरी हो जाए, तो क्या पार्ले जी बिस्किट महंगा हो जाएगा क्या? नहीं होएगा जी, नहीं होएगा। इसी बात को कॉस्टिंग में कंसेप्ट बना के कैसे पढ़ाया जाएगा? इसी बात को बोला जाएगा अबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। समझ में आई? दूसरा, अगर बच्चों यहां पे वर्कर काम करते हैं, लेबर काम करती है, और लेबर के बीच में बच्चों लड़ाई हो गई, आपस में लड़ाई में टूट फूट हो गई, तो मेरे को बताओ बच्चों, ये टूट फूट होने के कारण क्या हम अपने प्रोडक्ट को 5 की बजाय 7 में कर दें क्या? नहीं सर। तो इसको कैसे पढ़ाया जाएगा? अबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर कॉस्ट। लेबर के कारण, लेबर के अंदर कोई अबनॉर्मल रीजन से कोई खर्चा हुआ है तो उसको भी प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चों और सुनो, मैं अपनी कंपनी के अंदर 14 साल के बच्चों को नौकरी पे रखता था, 14 साल से कम बाल मजदूरी करवाता हूं मैं, मेरे ऊपर भारत सरकार ने 5 लाख रुपए का फाइन पेनल्टी ठोक दिया, क्या बच्चों मैं अपने प्रोडक्ट को महंगा कर दूं? क्या ये बात आपको पता है कि ऐसा प्रोडक्ट महंगा हो सकता है क्या? नहीं कर सकते। तो इसको कॉस्ट शीट में और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा में कैसे पढ़ाया जाएगा कि कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट लगती है, फाइन, पेनल्टी, डैमेज, कोई भी खर्चा लगता है तो वो कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आइए कुछ कॉमन से मुद्दे हैं जो कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे। अब नॉर्मल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, एक्सक्लूड करनी है। अगर ये मटेरियल से कनेक्टेड है तो यहां ब्लैंक स्पेस में मटेरियल लिख देंगे, लेबर से कनेक्टेड है तो लेबर लिख देंगे, ओवरहेड से कनेक्टेड है तो ओवरहेड लिख देंगे। ओके, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात बच्चों, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। ये फाउंडेशन में भी लिखवाता था मैं, इंटर में भी लिखवाता था, और अब फाइनल में कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर आ गया है, इसमें भी लिखेंगे। लोन के बारे में तो मैंने बता दिया है, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के ब्रैकेट में नोट्स हैं आपके पास में, तो लिख लेना बच्चों यहाँ पे। एक तो इसका एग्जाम्पल होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं आपको समझाता हूं, कई बार आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो कॉस्ट शीट में नहीं आती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो भाई, मुझे ना 2 आदमी मिले बच्चों। एक आदमी ये है, ये थोड़ा उदास है,
एक आदमी ये है, ये थोड़ा मोटा है। आपको पता जो पैसे वाले आदमी होते हैं ना, वो उनका पेट मोटा होता है। हाँ कि ना, नॉर्मली है, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो, पेट मोटा होता है। ये है बच्चों अथा अमीर आदमी, बहुत ही जबरदस्त अमीर आदमी, अंबानी टाइप आदमी। ये बेचारा गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी। अरे सौरभ बाबू, शुभ शुभ बोलो भाई, ये भगवान की दया से पेट मेंटेन कर रखा है यार। हाँ जी, सुनो आगे। बच्चों ये गरीब आदमी बिजनेस करना चाहता है और ये भी अमीर बनना चाहता है। बोलो नारायण नारायण, क्या बात है सर। ये इसके पास ऑलरेडी लक्ष्मी बहुत ज्यादा है। किस चीज का व्यापार करना चाहता है ये गरीब आदमी? ये गरीब आदमी बच्चों स्टेशनरी का काम करना चाहता है, स्टेशनरी का, कॉपी किताब बनाने का काम, फैक्ट्री डालना चाहता है। इसके पास पैसे नहीं है, तो ये उधार में माल खरीद के लाया बच्चों, उधार में माल खरीद के लाया। तो ये एंट्री क्या बनाएगा? परचेज टू क्रेडिटर, 100 रुपए 100 रुपए उधार में। फिर बच्चों अगर ये उधार में लाया तो मेरे को बताओ, जिस भी आदमी से खरीद के लाया है, क्या ये इससे इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? उधार में खरीदते हो तो एक तरह से लोन हो गया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस और नो? बोलो भाई बोलो। तो बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री आती है क्या आपको? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने कहा भाई ये एंट्री मान लीजिए 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया, और कुछ समय बाद ये अपने क्रेडिटर को पे कर देगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 110 110। क्या ये तीनों एंट्रियां समझ में आई आपको? एक गरीब आदमी है, फर्नीचर का व्यापार करना चाहता है, लकड़ी खरीद के लाया उधार में 100 रुपए की, और उसके ऊपर इसने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया बच्चों 10 रुपए, और क्रेडिटर को टोटल पेमेंट हो गया 110 रुपए। मान लीजिए ये M0 महीना था और ये 2 महीने बाद M2 महीने बाद उसने पेमेंट कर दिया है। ओके बच्चों, आगे सुनिए केस स्टडी क्या है, आगे सुनिए। अब बच्चों जो अमीर आदमी है वो भी माल खरीदता है, और जब माल इसने खरीदा ना, तो इसने भी सेम नेचर का व्यापार खरीदा, तो माल खरीद के लाया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपए, लेकिन इसके पास पैसा था तो इसने हाथों हाथ पेमेंट किया, तो इसका जो कैश पेमेंट था ना वो 95 रुपए ही था, और बाकी जो था ना वो डिस्काउंट मिल गया 5 रुपए का, इसको 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब मेरे को बच्चों बताइए, ये आदमी भी लकड़ी खरीद के लाया सेम, और ये भी लकड़ी खरीद के लाया सेम, व्यापार दोनों का सेम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अमीर आदमी की परचेज कॉस्ट, अमीर आदमी की लकड़ी खरीदने की मटेरियल कॉस्ट बताइए बच्चों, अमीर आदमी की कितने रुपए मानी जाए? मटेरियल कॉस्ट, अगर ये व्यापार करना चाहता है और कॉस्ट शीट बनाए इसकी हम, तो मटेरियल कॉस्ट इसकी कितने रुपए माने? बताओ बच्चों। सर इसकी 95 रुपए माननी चाहिए। वेरी गुड। और बच्चों गरीब आदमी की कॉस्ट कितनी माननी चाहिए मटेरियल की? सेम नेचर का व्यापार है तो मटेरियल कॉस्ट इसकी कितने रुपए माननी चाहिए हमको, बोलो। गरीब आदमी की खरीदने की लागत कितने रुपए आई है सामान खरीदने की? अब पूजा ने बताया सर 100 रुपए खाई है। और कोई आंसर है भैया आपके पास में? 100 और 95 के अलावा कोई बच्चा और आंसर देना चाहता है क्या? या कॉपी टू हर या कॉपी टू हिम बोलेगा? क्या ख्याल है, मटेरियल कॉस्ट कितने रुपए मानी जाए? दोनों आपके जो दो आंसर है बच्चों, 100 रुपए वाला आंसर आपका गलत है, सॉरी 100 रुपए वाला आंसर आपका सही है, 95 वाला इसके लिए गलत है। सुनो मुझको मेरी बात, क्यों गलत है? एक बात बताओ यार, आप बच्चों परचेज की एंट्री करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से किया है? 100 रुपए से। सेम नेचर का माल है, इसमें भी परचेज अकाउंट डेबिट कितने से किया है? 100 रुपए से। लेकिन यहां पे कैश आउटफ्लो, अमीर आदमी का कैश आउटफ्लो 95 है, तो आपने यहां पे रूल जो लगाया ना बच्चों, वो ये लगाया कि कैश आउटफ्लो इक्वल टू कॉस्ट, कैश आउटफ्लो इक्वल टू कॉस्ट, इसने आपने बोला 95 रुपए कॉस्ट है, तो फिर आप यही रूल यहां पे भी तो लगाते, तो यहां पे आपका इस हिसाब से आंसर बनता है 110, क्योंकि यहां पे कैश आउटफ्लो टोटल कितना हुआ है? 110 कैश आउटफ्लो हुआ है। बट कैश आउटफ्लो डज नॉट इक्वल टू कॉस्ट, कैश आउटफ्लो है वो कॉस्ट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड,
वेदर इट इज पेड और नॉट पेड। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी सुन लीजिए। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, जब ये परचेज अकाउंट बनाएगा गरीब आदमी बच्चों परचेज अकाउंट बनाएगा, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों कितने रुपए लिखेगा बताओ। पोस्टिंग करेगा लेजर अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड बताओ कितने रुपए लिखेगा रे? 100 रुपए लिखेगा क्या? यस और नो? लिखेगा ना। बाकी 10 रुपए इंटरेस्ट अकाउंट में लिखेगा और कैश अकाउंट में 110 लिखेगा। इंटरेस्ट अकाउंट में 10 रुपया लिखेगा और कैश अकाउंट में बच्चों 110 लिखेगा। यस और नो? कैश में 110 लिखेगा। बच्चों ये अमीर आदमी जो है इसका परचेज अकाउंट बनवाओगे तो ये अपने परचेज अकाउंट में कितना रुपया लिखेगा? क्या 100 ही लिखेगा? यस और नो? इंटरेस्ट इसका कुछ है नहीं, ये तो डिस्काउंट अकाउंट बनाएगा, डिस्काउंट में 10 रुपया लिखेगा और कैश अकाउंट में बच्चों ये 90 रुपये लिखेगा। यस और नो? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए बच्चों, कॉस्ट होगी वो परचेज से कंपेयर करके, मतलब परचेज वाली देखेंगे, इंटरेस्ट वाली देखेंगे कि कैश वाली देखेंगे? कौन सा अकाउंट देखेंगे? क्योंकि अपन कॉस्ट शीट में बच्चों डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, अपन कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, तो अपन परचेज ही तो लिखते हैं मेरे हिसाब से। यस और नो? परचेज लिखते हैं। तो बताओ बच्चों, गरीब आदमी के लिए कॉस्ट कितने रुपए मानोगे? 100 रुपए। और अमीर आदमी के लिए भी बच्चों कॉस्ट कितने रुपए मानोगे? 100 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट होती है, वो गरीब और अमीर में फर्क नहीं देखती है। और यही तो ऑब्जेक्टिव था, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। हुई बातें कुछ कनेक्टेड आपस में? किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी, और किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा भी नहीं होगी। कॉस्ट ही रहेगी, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, आपने पे किया हो चाहे नहीं किया हो। आया समझ में बात? इसीलिए इस बात को कॉस्टिंग में कैसे पढ़ाया जाता है? इस बात को पढ़ाया जाता है, एनी फाइनेंस कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। कोई भी फाइनेंस नेचर की कॉस्ट है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी ही नहीं, बनेगी नहीं। अगर बच्चों ऐसा होने लग जाए कि पैसा दिया है तो ही कॉस्ट, अदरवाइज नहीं है, तो एक बात बताओ, अगर चोरी करके ले आऊं मैं मटेरियल तो मेरी तो कॉस्ट 0 हो गई, फिर माल फ्री में बेचें क्या? अगर मैं चोरी करके ले आऊं, चलेंगे आप मेरे साथ चोरी करने के लिए? अपनी कॉस्ट 0 हो जाएगी। अखबार में अगले दिन खबर आएगी, चोरी पकड़े धरे गए युवक, ऐसे मास्क लगा के अपनी अखबार में फोटो आएगी। बोलो हाँ कि ना? तो इस बात को जवान पढ़ाया कैसे जाएगा, ये लाइन याद रखनी है, ये कंसेप्ट की ये लाइन याद रखनी है। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूड। और उसमें 2 बातें होती है, एक कैश डिस्काउंट, एक इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों ही, कैश डिस्काउंट मिलने से कॉस्ट कम नहीं होगी, इंटरेस्ट पे करने से कॉस्ट ज्यादा भी नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आती है? इसका आता है बच्चों MCQ क्वेश्चन, इसके आगे लिख लेंगे सब बच्चे MCQ। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट शीट में इंक्लूड होती है कि एक्सक्लूड होती है? ना तो हम बोलेंगे ना तो इंक्लूड होती है, उसको एक्सक्लूड ही करना है, कॉस्ट में उसका पार्ट नहीं लेना है। चलें आगे, यहां तक बात क्लियर है? तो कितनी कॉस्ट पढ़ ली हमने? 2 कॉस्ट। एक अबनॉर्मल कॉस्ट है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। एक फाइनेंस कॉस्ट, वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। समझ में आई बच्चों यहां तक बातें? आगे चला जाए। सो तो नहीं गए हैं आप? पढ़ाई करते समय नींद बहुत आती है। एक डायलॉग है ना, बोला, एक डायलॉग था, पुराने समय में चलता था, अभी भी चलता ही होगा। बोला, प्यार में नींद नहीं आती, कोई हमसे भी प्यार करो, हमें नींद बहुत आती है। तो ये पढ़ाई वाला प्यार है बच्चों, और किसी की बात मत करना मेरे से।
है ना। किसी को नींद नहीं आ रही हो तो उसको पढ़ने बिठा दो, इतनी जल्दी नींद आएंगी, मजा आ जाएगा उसको। तो बच्चों दो तरह की कॉस्ट अपने ने याद कर ली है, एक अबनॉर्मल कॉस्ट, एक इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, कैश डिस्काउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा बच्चों, तीसरी कॉस्ट जैसे इम्प्यूटेड कॉस्ट। कोई आप में से मुझे बताएगा क्या इम्प्यूटेड कॉस्ट? आपने फाउंडेशन इंटर में भी इसका नाम सुना है, फाउंडेशन में इसका एमसीक्यू आता था, इंटर में तो नहीं आता था। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता था, बता सकते हो कोई? बताओ बच्चों, इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता था? इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड का मान ली गई कॉस्ट। वेरी गुड महिमा, बहुत तगड़ी महिमा है आपकी, याद रह जाती हैं आपको फाउंडेशन की बातें। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही मैंने पढ़ाया था बच्चों वहां पे इम्प्यूटेड कॉस्ट। देखो बच्चों, इम्प्यूटेड कॉस्ट इसको समझ में नहीं आया, समझना मेरी बात को। बच्चों अपन बनाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, ठीक है, फर्नीचर का काम करते हैं। सुनना मेरी बात को, केस लेके बता रहा हूं। फर्नीचर का काम करने के लिए बच्चों मेरी खुद की बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग है, और एक दूसरा आदमी है बच्चों, वो भी फर्नीचर का काम करता है, उसकी रेंटेड बिल्डिंग है, रेंट पे ले रखी। वो रेंट देता है बच्चों 50,000 रुपए। मैं क्योंकि खुद की बिल्डिंग है तो मैं तो कोई रेंट नहीं देता। सब बच्चे बताओ, अगर ये वाला आदमी अपने फर्नीचर की कॉस्ट शीट बनाए तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल लिखेगा, डायरेक्ट लेबर लिखेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बच्चों वो रेंट लिख सकता है क्या? ये वाला बंदा क्या अपनी कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या रेंट वर्ड का प्रयोग करके रेंट लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। लेकिन ये वाला बंदा अगर अपना फर्नीचर बना के बेचेगा तो ये अपनी जब कॉस्ट शीट बनाएगा तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो लिखेगा, प्राइम कॉस्ट आएगी। क्या फैक्ट्री ओवरहेड में ये वाला बंदा रेंट लिख पाएगा ना 50,000 रुपया? यस और नो? यस लिखेगा। इसी बात को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे पढ़ाता है? इसी बात को कैसे पढ़ाता है कि इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड मतलब मान ली गई। अगर ये वाला बिजनेस वाला ये मान लेता कि अगर ये बिल्डिंग मेरी ना होती तो मैं भी 50,000 रुपए का रेंट पे कर रहा होता, हेंस मैं भी अपनी कॉस्ट में 50,000 रुपए जोड़ूंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको साफ मना कर दिए हैं कि ऐसी कॉस्ट है, इसी का नाम इंप्यूटेड है, इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट, आप इंप्यूटेड रेंट को अपनी कॉस्ट शीट में नहीं जोड़ सकते हैं। आप एक्चुअल रेंट को जोड़ पाएंगे, एक्चुअल रेंट अगर आपने पे किया है वो तो जोड़ पाएंगे कॉस्ट में, लेकिन आप इंप्यूटेड रेंट को नहीं जोड़ पाएंगे। इसके दो ही एग्जाम्पल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा आते हैं। एक तो ये रेंट वाला एग्जाम्पल आता है और एक आता है बच्चों खुद की कैपिटल। जैसे अपनी बिजनेस में खुद की पूंजी लगा दी इसने, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मेरे ही पैसे पे मैं खुद पे ही ब्याज थोड़ी लगा सकता हूं, उसको बोला जाएगा इंप्यूटेड इंटरेस्ट। वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। तो यहां पे ये जो बात पढ़ाई गई है इंप्यूटेड कॉस्ट, अगर मटेरियल की इंप्यूटेड कॉस्ट है तो वो भी नहीं लेनी, लेबर की इंप्यूटेड कॉस्ट है तो वो भी नहीं लेनी। इंप्यूटेड कॉस्ट कोई भी प्रकार की हो कॉस्ट शीट में शामिल नहीं की जाएगी। ये वाला पॉइंट अपने आप बता सकता है क्या? मैं इसकी जिक्र भी कर चुका हूं, फाइन पेनल्टी डैमरेज चार्जेज शैल बी एक्सक्लूडेड। बच्चों ये पॉइंट आप में से कोई समझा सकता है मुझे? फाइन पेनल्टी डैमेज को कॉस्ट शीट में ऐड क्यों नहीं किया जाता है? जैसे मैंने आपको इसका रीजन बताया क्यों नहीं किया जाएगा, इसका रीजन बताया क्यों नहीं किया जाएगा, इसका रीजन बताया क्यों नहीं किया जाएगा। आप मेरे को इसका रीजन कोई बता सकता है? फाइन पेनल्टी को कॉस्ट शीट में ऐड क्यों नहीं किया जाता है, कॉस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? बता सकते हो क्या? सर अब नॉर्मल होते ना, वर्क से रिलेटेड नहीं होते। वेरी गुड सौरभ बाबू। सर ये खर्चा जो है ये अब नॉर्मल रीजन हो गया ना एक तरह से। ये हमने नॉर्मल नेचर का व्यापार नहीं किया, हमने नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करी, कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी करी, उसके कारण हमको जो फाइन पेनल्टी डैमेज चार्जेस लग जाते हैं वो होते हैं हमारे अब नॉर्मल। डैमरेज चार्जेस का मतलब बच्चों एक चीज और होती है, पोर्ट बंदरगाह के ऊपर लगते हैं ये पार्किंग चार्ज हो जाते हैं एक तरह के डैमरेज चार्जेस। जो जहाजें वगैरह आती हैं
उन जहाज़ों को खड़ा रहने का एक समय से तय समय से अधिक समय खड़ा रहती है तो कुछ पेनल्टी लगती है। पार्किंग चार्ज नॉर्मल से कुछ ज़्यादा लगते हैं अगर एक तय समय से ज़्यादा समय तक आपने वहाँ पे अपनी जहाज या शिप को पार्क किया तो वहाँ पे जो खर्चा लगता है वो डैमरेज चार्जेज बोला जाता है। डैमरेज चार्जेज। ओके जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फाइन पेनल्टी डैमरेज। कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 4। पहला अबनॉर्मल, याद रखना है, पहला अबनॉर्मल, दूसरा था आपका फाइनेंस कॉस्ट, तीसरा था आपका इंप्यूटेड कॉस्ट और चौथा था आपका फाइन पेनल्टी डैमरेज। ध्यान रखना है, अबनॉर्मल, फाइनेंस वाला कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट और अपना फाइन पेनल्टी डैमरेज। 4 बात तो ये याद रखनी है आपको। अगर ये मटेरियल से कनेक्टेड है तो मटेरियल की, लेबर से है तो लेबर, ओवरहेड तो ओवरहेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एनी रिकवरी फ्रॉम कस्टमर और पार्टी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट और एनी ग्रांट या सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक बात बताओ, आपने एक अभियान का नाम सुना है क्या? सब पढ़ो सब बढ़ो। एक गवर्नमेंट का अभियान आता था और आजकल चल रहा है एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना तो होगा जरूर। सब पढ़े सब बटे में ना, उसमें क्या करते थे बच्चों, भारत सरकार ये बोलती थी कि आप कॉपी पेन बनाओ। कॉपी पेन बनाने की जो टोटल कॉस्ट है मटेरियल लेबर मिला के मान लीजिए 8 रुपए है, तो भारत सरकार बोलती थी आप 2 रुपए हमसे ले लो सब्सिडी के, सब्सिडी अनुदान, तो आप अपने कस्टमर को 6 रुपए के हिसाब से ये प्रोडक्ट बेचो। तो हमने कहा अगर हमारी कॉस्ट 8 रुपए है और कोई भी सब्सिडी वगैरह हमको मिल जाती है कॉस्ट को रिकवर करने की, तो हम अपनी कॉस्ट में से उसने सब्सिडी अमाउंट को हटा देंगे और बाकी जो कॉस्ट बची है वो हम अपने कस्टमर लोगों से वसूल करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों कोई भी रिकवरी हो जाती है। रिकवरी का मतलब, जैसे मान लीजिए अपना यहां पे कोई एम्प्लॉय था, कोई भी एम्प्लॉय था, ग्लास का काम, अपना ग्लास की फैक्ट्री का काम है बच्चों, और ग्लास बना रहे थे अपन, 2 ग्लास एम्प्लॉय की गलती के कारण फूट गए और वो ग्लास तो थे ना बच्चों, वो 1000 रुपए के ग्लास थे, 1000 रुपए की कॉस्ट का सामान टूट गया। लेकिन अगर हमने बोला भैया ये सामान इसकी सैलरी से कटेगा, 800 रुपए इसकी सैलरी से कटेंगे, रिकवरी हो जाएगी, तो बताओ बच्चों हमारे नेट नुकसान की कॉस्ट कितने रुपए है? 200 रुपए। 200 रुपए। तो यहां पे इसी बात को 2 पॉइंट में पढ़ाया जाता है कि कोई भी आपसे रिकवरी हो गई, किसी भी कस्टमर से कोई स्पेशल रिकवरी कर ली है या पार्टली कर ली है, तो वो डिडक्ट कर दीजिए कॉस्ट में से। और अगर आपने कोई भी ग्रांट सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल गई है तो उनको भी आप अपनी कॉस्ट में से क्या कर दीजिए? कम कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए देखो। पहला वाला अबनॉर्मल, फाइनेंस, इंप्यूटेड, फाइन पेनल्टी डैमरेज, रिकवरी, ग्रांट। ये 6 पॉइंट तो ये हो गए जो कॉमन पॉइंट है, हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई होंगे ही होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या कहता है? इफ कॉस्ट इज डिटरमाइंड एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट को डिटरमाइन किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे, देन प्राइस वेरिएंस ड्यू टू नॉर्मल रीजन विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट। यह है टेक्निकल लैंग्वेज, इसको देसी भाषा में समझाता हूं आपको, मैं देसी भाषा में समझाता हूं, और उसके लिए आपको ना मेरे को छोटी सी बातें जरूर बतानी पड़ेंगी आपको। आप बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ के आए हैं क्या इंटर में? बताओ हाँ कि ना। फाइनल में तो भी पढ़ रही है मेरे साथ में। फाउंडेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते थे? यस सर। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, ये है मेरा पहला दिन बिजनेस में, पहला दिन, ये है मेरा बिजनेस के लास्ट दिन। मैं अपना प्रोडक्शन शुरू करूंगा पहले दिन और प्रोडक्शन करता रहूंगा लास्ट दिन। सबसे पहले बच्चों बताओ मुझे एक्चुअल कॉस्ट का पता प्रोडक्शन करने से पहले, मतलब क्या पहले दिन ही एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगा या लास्ट दिन एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगा? क्या बोलती पब्लिक? एक्चुअल कॉस्ट का पता मुझे कब लगता है? काम होने के बाद में लास्ट में पता लगता है, लास्ट में पता लगता है मुझे एक्चुअल कॉस्ट। मैं फर्नीचर बेचता हूं बच्चों, चाय मतलब ये अपना फर्नीचर बना के बेचते हैं। ग्राहक जो है बच्चों, कस्टमर कब आता है?
ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आ सकता ना, ग्राहक और भगवान कभी भी मिल सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो बताओ बच्चों, कस्टमर को आप प्राइस जो बताओगे, कस्टमर को बताओगे कि सेलिंग प्राइस कितने रुपए लोगे, ये सेलिंग प्राइस क्या एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे निकाला जा सकता है, या आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस पे ये सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा? क्या ख्याल है? कस्टमर को जो अपन प्राइस चार्ज करेंगे वो एक्चुअल बेसिस पे निकाल पाओगे या एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको निकालना पड़ेगा? सर एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी एक हो जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिसाइडेड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मैंने सोचा बच्चों मैं एक फर्नीचर है ना वो 1000 रुपए में बना लूंगा और मैं कस्टमर को 1000 रुपए की टोटल कॉस्ट रिकवर करूंगा। काम होने के बाद मुझे पता चला कि 1100 रुपए खर्च हो गए, तो बच्चों बताओ वेरियांस कितना आ गया? वेरियांस कितना आ गया? क्या 100 रुपए एडवर्स वेरियांस आ गया क्या? यस और नो? एडवर्स वेरियांस आ गया। और फाइनल की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम एक बात पढ़ते हैं बच्चों, प्लानिंग वेरियांस। आप समझिए ये दो रीजन से आया है, या तो ये नॉर्मल रीजन था, नॉर्मल रीजन मतलब हमारा एस्टीमेट ही गलत था, या ये अबनॉर्मल रीजन से आया है। मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल रीजन से 60 रुपए का वेरियांस है और अबनॉर्मल रीजन से 40 रुपए का वेरियांस है। ये 60 और 40 करना हम पेपर नंबर 15 में सीखते हैं, एससीएम में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। अभी के लिए बस आपको इतना बताना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 100 रुपए ज्यादा इसलिए लगे हैं क्योंकि 60 रुपए तो हमारी प्लानिंग में ही गलती थी, ये 1000 नहीं होना चाहिए था, ये 1060 होना चाहिए था। और हमारे ड्यू टू एक्सीडेंट वगैरह, ड्यू टू अबनॉर्मल लॉस बाय फायर थेफ्ट होने के कारण 40 रुपए का एक्स्ट्रा सामान हमको यहाँ पे खर्च हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इसकी जेन्युइन कॉस्ट, इस प्रोडक्ट की जेन्युइन कॉस्ट बच्चों बताइए, जो अपन ने फर्नीचर कस्टमर को बेचा है, इस फर्नीचर की जेन्युइन कॉस्ट 1000 रुपए तो अपन ने प्री डिसाइडेड थी, क्या उसके अंदर ये 60 रुपए जोड़ने चाहिए थे कि नहीं जोड़ने चाहिए थे? बताइए इसकी जेन्युइन कॉस्ट क्या 1060 रुपए नहीं होनी चाहिए थी? कस्टमर को जो चार्ज करते 1060 होनी चाहिए थी। यस, इसी बात को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। वो ये बोलता है कि अगर आपने अपनी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे की है, आप अपनी कॉस्टिंग को स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन करते हो, तो जो प्राइस वेरिएंस आता है ड्यू टू नॉर्मल रीजन के कारण, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। मतलब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर 1000 रुपए थी और आपका वेरिएंस नॉर्मल रीजन के कारण 60 रुपए है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना वो 1060 रुपए मानी जाएगी, मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? जी वाली पॉइंट। यस सर, वेरी गुड। चले आगे थोड़ा सा और, तो एक बार रिवाइज करो कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल किया जाएगा, कौन सी को नहीं। अब नॉर्मल कॉस्ट काटा लगा दो, मटेरियल की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड, चाहे ऑफिस ओवरहेड। इंटरेस्ट काटा लगा दो, इंटरेस्ट है वो कस्टमर से कनेक्टेड नहीं है, नहीं आएगी। इम्प्यूटेड कॉस्ट कस्टमर के बिल में नहीं जुड़ेगी। फाइन पेनल्टी है वो भी कस्टमर की कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। कोई भी रिकवरी हो गई है तो कॉस्ट शीट में से घट जाएंगे। सब्सिडी मिली है तो कॉस्ट शीट में से घट जाएगी। और अगर आपने अपनी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे की है तो नॉर्मल रीजन से जो वेरिएंस आया है वो कॉस्ट में जोड़ दिया करेंगे, जोड़ दिया करेंगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, और इसके आगे चल के क्वेश्चन भी आएंगे हमारे। लास्ट पॉइंट किधर गया? लास्ट पॉइंट आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिएगा, एनी इनपुट परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट देन इट विल बी अकाउंटेड एट इनवॉइस प्राइस, और लेस कर देना इनपुट टैक्स क्रेडिट और इफ रिफंड एनी। इस बात को भी समझते हैं। जीएसटी तो पढ़ के आए होंगे आप, इंटर में पास करके आए हैं क्या जीएसटी? सर इसमें कितने सब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा? इसमें सारे इंटर का रेफरेंस आएगा, ज्यादातर रेफरेंस कॉस्टिंग का होगा और कुछ टैक्स की बातें भी होंगी। बच्चों एक बात बताओ, मैं माल खरीद के लाया अपनी फर्नीचर की दुकान के लिए 1000 रुपए का, उस पर मैं जीएसटी पे करके आया बच्चों 50 रुपए का, तो मैं टोटल पेमेंट करके आया 150। फिर मैं इसको प्रोसेस करूंगा और इस माल को प्रोसेस करके मैंने एक आउटपुट बनाया, वो आउटपुट को मैं कस्टमर को 5000 रुपए में बेचूंगा, 5000 रुपए में बेचूंगा। तो बताइए बच्चों 5000 रुपए में बेचूंगा और नया जीएसटी लगाऊंगा मैं, जीएसटी नया फाइनल आउटपुट में मान लीजिए 100 रुपए का जीएसटी है, तो क्या बच्चों ये पुरानी वाली क्रेडिट मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
यस और नो? इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी नाम से पढ़ा था क्या कुछ आपने? मिलेगी जनाब। तो कहने का मतलब क्या है, जब माल खरीद के लाए तो टैक्स जोड़ देना और अपनी कॉस्ट को बढ़ा देना, और जब आप फाइनल प्रोडक्ट बेचें तो आपको वो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है तो वो घटा देना, आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। यस और नो? इसी बात को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताता है कि अगर आपके पास में कोई टैक्स वगैरह है या आपका कोई रिफंड वगैरह बनता है तो जब आप टैक्स पे करें तो आप उसमें जोड़ देना। तो इस बात को बोलता है इनपुट अगर खरीदते हो तो इट विल बी अकाउंटेड एट इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना विद इंक्लूडिंग जीएसटी। और अगर आप माल को फिर बेचते हो और अगर आपको क्रेडिट अलाउ हो जाती है तो वो आप क्या कर लेना, उसमें से कम कर देना, रिफंड कर देना, रिफंड कर देना। तो दिस इज दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई होंगे। क्या बच्चों ये कॉमन पॉइंट याद आए? ये कॉमन पॉइंट चल जाएंगे आपके, याद हो जाएंगे ना? ये हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई करूंगा मैं। और क्या बोल के करूंगा? मैं से बोलूंगा बताइए प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, बोलेगा बताइए प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 10 का क्या है। तो उस केस में आपको बताना है 6 का हो तो यहाँ मटेरियल कॉस्ट लिख देना इस ब्लैंक स्पेस पे, 7 के बारे में पूछे तो यहाँ लेबर लिख देना, 8 के बारे में पूछे तो यहाँ पे 8 का नाम लिख देना, 9 बोले तो पैकिंग मटेरियल लिख देना, एंड सो ऑन, आगे चलते रहना। ठीक है जनाब? तो ऐसे करके आपको ये पढ़ने, कुछ अलग पॉइंट भी होंगे, वो अलग पॉइंट में आपको आगे जो अपन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसके साथ साथ में लिखवा के चलूंगा। तो अभी तक कितने पॉइंट पढ़े हमने? 5। पहला इंट्रोडक्शन हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसमें नाम होगा। ऑब्जेक्टिव में सभी का ऑब्जेक्टिव यही होगा, यूनिफॉर्मिटी लेके आना। स्कोप के अंदर यही होगा, क्लासीफाई, प्रेजेंट और डिस्क्लोजर। और डेफिनेशन अपने को याद नहीं करनी है। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में ये कुछ कॉमन पॉइंट थे, 8 कॉमन पॉइंट अपने यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट पे। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब बच्चा क्या है कि आप माल खरीद के ले आए अपनी फैक्ट्री में, अब वो धीरे धीरे आप कस्टमर के लिए यूज करेंगे, तो एक कस्टमर पे कितने रुपए की कॉस्ट को अलोकेट करके असाइन करके कस्टमर से रिकवर करेंगे, इस बारे में जो बताएगा वो यहां पे बताएगा। कि ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा था क्या बच्चों आपने इंटर के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या करते थे हम, जो फैक्ट्री के जो टोटल खर्चे थे उसको अपन 5 डिपार्टमेंट पे बांटते थे, फिर सेकेंडरी वालों को इधर प्राइमरी पे बांटने का काम करते थे, ऐसे। यस और नो? फिर अपन इसकी टोटल कॉस्ट निकालते थे और ये कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करते थे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमको बताएगा कि कॉस्ट किस बेसिस पे बंटनी चाहिए, किस बेसिस पे बंटनी चाहिए। तो जनाब किस बेसिस पे बंटनी चाहिए, इसको थ्योरेटिकल में ही पूछा जाता है। बोलता है असाइन द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, आप किस के बेसिस पे असाइन करेंगे? क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बेनिफिट रिसीव्ड, कॉस्ट शैल बी असाइन टू इन इकोनॉमिकल फिजिबल वे, अप्रोप्रिएट बेसिस। मैं आपको 2-3 अप्रोप्रिएट बेसिस की एग्जांपल देता हूं। आपको ध्यान है कि आप जब ये इंटरमीडिएट में आप ओवरहेड की कैलकुलेशन करते थे तो मैं आपको ऐसे समझाता था बच्चों कि ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी में टोटल बिजली का बिल जो आया है ना वो 1 लाख रुपए टोटल बिजली का बिल आया है। और इस कंपनी में हमारे पास में 3 डिपार्टमेंट है बच्चों, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। तो बताइए बच्चों बिजली का जो बिल है वो किस रेशियो में तीनों पे बटेगा? तो आप इसका बेसिस है ना इंटरमीडिएट में अपन या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट करते थे, याद है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, या फिर एरिया के हिसाब से बांटते थे कि नहीं बांटते थे? फिर एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पे मैं सुपरविजन कराता हूं पूरी कंपनी का, मैं मैनेजर को 50,000 रुपया देता हूं और वो तीनों डिपार्टमेंट पे सुपरवाइज करता है। इस पे वो 50% टाइम डिवोट करता है, इस पे 20% टाइम डिवोट करता है, इससे 30%। तो इस 50,000 को अपन तीनों डिपार्टमेंट पे 50, 20 और 30 के रेशियो में बांटते थे। याद आया कुछ? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अपन इन डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकालते थे, इन डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकालते थे। फिर टोटल कॉस्ट निकाल के पता करते थे कि इन डिपार्टमेंट में यूनिट्स कितनी बनी है, ताकि एक यूनिट की टोटल कॉस्ट निकाली जाए। यस और नो? करते थे क्या ऐसा? डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकाल के फिर कितनी क्वांटिटी उन डिपार्टमेंट में बनी है, एक डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकाल लेते थे। इसी बात को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है और क्या बोलता है बच्चों कि आप अपनी कॉस्ट को बच्चों असाइन करिएगा क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो कॉस्ट जिसके कारण बढ़ रही है
उसका रिलेशनशिप पता करिए और उसी के बेसिस पे उसको बांटिएगा। बेनिफिट रिसीव्ड इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट बेसिस होना चाहिए। ओके सो और नेक्स्ट वन, बस 2 पॉइंट और पढ़ेंगे आज, लास्ट होगा फिर, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा हमारा। बच्चों प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? प्रेजेंटेशन का मतलब है बच्चों, जब अपन कॉस्ट को कॉस्ट शीट में लिखेंगे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस हेड में प्रेजेंट करेंगे। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट में आएगी, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चा है तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगी। तो इस बारे में बताता है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते समय सीएस में बताई गई कॉस्ट को कहां शो करनी है, प्रेजेंटेड इन सेपरेट कॉस्ट हेड या ग्रुप ऑफ कॉस्ट, मतलब उसको किसी एक अलग हेड में लिखना है या कई कॉस्ट को मिला के एक साथ लिखना है, इसके बारे में डील करेगा प्रेजेंटेशन का मुद्दा। हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही लाइन आपको लिखनी है। एंड लास्ट बच्चों डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब है, जैसे बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट होते ना, ये लोन इतने तारीख को लिया गया, एक्स्ट्रा जानकारी देनी होती है बैलेंस शीट के बारे में और क्लियरली जानकारी देने के लिए फुटनोट लगाए जाते हैं नीचे। लोन लिया तो किस बैंक से लिया था, कब लिया था, उसकी डिटेल जानकारी। बैलेंस शीट में तो सिर्फ लोन का अमाउंट होगा, लोन कब कैसे कब कहां से लिया था उसकी फुटनोट में जानकारी होगी। इसी प्रकार कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट तो कॉस्ट का अमाउंट तो कॉस्ट शीट में लिख दिया, अब उसका डिस्क्लोजर कि ये फॉरेन एक्सचेंज में खरीदी गई है क्या रिलेटेड पार्टी से खरीदी गई है क्या, है ना, ये कितने परसेंट कवर करता है टोटल कॉस्ट का, तो ये बातें कैसे अपने को सब्सिडी कितनी मिली है, तो इसमें कॉस्ट डिस्क्लोजर के अंदर कॉस्ट शीट के नीचे अपने को ये चीजें लिखनी होती हैं। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब्सिडी कितनी मिली, फॉरेन एक्सचेंज में कितना सामान खरीदा है, और कोई भी ऐसा मटेरियल सिग्निफिकेंट और क्वांटिफिएबल कोई डिस्क्लोजर ऐसा जरूरी है तो वो जरूर देना है। डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द कॉस्ट शीट और फुट नोट, सेपरेट शेड्यूल में बना के उसका फुट नोट में मतलब अलग से नोट बना के उसका डिस्क्लोजर तरीके से करें। कोई भी आपने चेंज किया है पॉलिसी के अंदर कॉस्टिंग करने की पॉलिसी में कोई भी चेंज किया है आपने तो उसको भी आप डिस्क्लोज करके चलेंगे। तो आज की क्लास तो बच्चों यहीं तक, लेकिन अभी कंक्लूजन, लास्ट में 2 मिनट का कंक्लूजन। अभी हमने इस क्लास में जो भी पढ़ा है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, मैं आपकी पूरी क्लास को कंक्लूड कर देता हूं। देखो एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों, एक तो एमसीक्यू यहां से आएगा, इसका नाम 24 में से कोई 1-2 नाम पूछ लेगा, बताइए 15 नंबर का क्या नाम है, 16 का, 17 का, 18 का नाम क्या है, जो फाउंडेशन में भी पूछता था, इंटर में भी पूछता था। एक एमसीक्यू तो यहां से, एक एमसीक्यू यहां से हो गया, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स में बच्चों 4 नंबर का शॉर्ट नोट लिखना सकता है, 4 से 6 नंबर का शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना आ सकता है, एक तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, स्कोप पूछ सकता है 4 से 6 नंबर के नोट में, और एक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट पूछ सकता है। एंड लास्ट वन इज द डिस्क्लोजर। ये बातें हैं 4 से 6 नंबर की, 24 के 24। तो 4 से 6 नंबर का ये है 2 एमसीक्यू। लगभग आज हमने 5 से 8 नंबर का पोर्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। तो नोट्स जरूर प्रिंट करा के रखें, साथ में मैं पॉइंट जो लिखवा रहा हूं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में बता रहा हूं, आगे चल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो उसमें मैं रेफरेंस दूंगा कि देखो मैंने उस समय ये बताया था, ये एमसीक्यू होगा। ठीक है जवानों, तो यहां तक बातें आपको समझ में आई हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास थोड़ी बढ़िया लगी होगी आपको। ओके और ये बहुत छोटी क्लास है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी पूरी की पूरी। कॉस्ट ऑडिट वैसे तो अथाह सागर है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ठीक लेवल का आता है, ज्यादा कोई महंगा वाला मतलब नहीं आता। सर नोट्स की पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में, अभी लो जी अभी लो। तो ये प्रिंट करवा लेना बच्चों, फटाफट से प्रिंट करवा लेना इनको, ठीक है। और साथ में पेन रखना है, इसमें मैंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं इस हिसाब से बना रखे हैं कि मैंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई, वहां मैं साथ में आपको लिखवाऊंगा 2-3 पॉइंट, जैसे ये मार्क करवा दिया, यहाँ पे एमसीक्यू लिख लो, यहाँ पे डिजिट लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। साथ में 101 पेज के नोट्स हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ ही इसी नोट्स के ऊपर नोटिंग करना है बस आपको, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है इसलिए मैं इसके नोट्स देता हूँ। इसमें प्रैक्टिकली अकेला होता तो नोट्स नहीं देता, फिर मैं लिखवाता सारी चीजें। ओके और आपको पेपर भी तो 8 पास करने हैं, अकेला कॉस्ट ऑडिट थोड़ी ना पास करना है भाई, अकेला कॉस्ट ऑडिट के पढ़ के तुम सीएमए थोड़ी ना बन जाओगे, तो सभी को एक साथ में आपको कंपाइल करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं जनाब, बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे क्लास में।
बाय बाय।